ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कल हमने बताया था कि बॉन्डिंग होती क्या है। बॉन्ड होते हैं आपके वो फोर्स जो कि एटम्स को एक दूसरे के साथ में होल्ड करते हैं, दैट वाई द एटम्स आर होल्ड टुगेदर। तो वो जो फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड दो तरह के होते हैं अगर देखा जाए, एक तो होते हैं केमिकल बॉन्ड्स और एक होते हैं फिजिकल बॉन्ड्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड जो होते हैं, एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जबकि फिजिकल फोर्स जो होते हैं, फिजिकल बॉन्ड जो होते हैं बेटा, वो उसके अंदर आपका जो मेन नाम आता है तो वो एक आता है और वो क्या होता है, वॉन डर वाल फोर्स। वॉन डर वाल फोर्स। वैसे तो आपके पास और भी होते हैं, मेटेलिक फोर्स होते हैं, वो भी फिजिकल फोर्स ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन नाम आता है आपका वॉन डर वाल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। मेटल के लिए होता है खाली मेटेलिक फोर्स, बाकी के लिए नहीं होता। अब बात करते हैं कि मैंने आपको जो था बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड जो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड मैंने बताए थे क्यों बनते हैं। आयनिक बॉन्ड मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशंस क्या है आयनिक बॉन्ड के बनने की। तो सबका खेल बताया था मैंने कि दैट एनर्जी इज एंड द स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ पे उसके बेसिस बताया था कि एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और मैंने आपको बताया था कि कंडीशन जो फेवर करती है वो थी आपकी क्या, लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक थी हाई लैटिस एनर्जी। ये वो कंडीशंस थी जिनके ऊपर आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं स्टेबिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि नेट अमाउंट में एनर्जी मस्ट बी रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप कहोगे कि कंपाउंड जो है वो स्टेबल है। अगर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो कंपैरेटिवली हमारी थ्योरी हो जाती है कि कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो इस तरह की बातें जो थी हमने कल डिस्कस कर रही थी। मैंने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी थी आपको बता दी थी, लाइक कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। मैंने आप लोगों को बताया था सॉलिड फेज में मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये वाटर सोल्यूबल होते हैं हाईली। मैंने आपको बताया था कि ये एक दूसरे ये आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, ये आयनिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। तो उनके बारे में मैंने बताया था। मेरे हिसाब से माइंड से मेरे स्किप हो गया था एक कि सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बेटा याद रखो कि सॉल्युबिलिटी जो होती है तो जनरली कहेंगे, जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर soluble inside water। जो फैक्टर अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग solubility ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो होता है बेटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरी उसका अफेक्ट करता है उसकी लैटिस एनर्जी। ये दो फैक्टर जो होते हैं डिपेंड करते हैं कि कितने हैं और उसके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करेगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी एंड द लैटिस एनर्जी। आपके पास मैंने कहा NaCl के बारे में आप बोलते हो हाईली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, है ना, हाईली सोल्यूबल है। अगर मैं बात करूंगा BeSO4 की तो BeSO4 भी आपका हाईली सोल्यूबल है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड की, किसकी, BeSO4 की, तो इन द केस ऑफ BeSO4 आई विल फाउंड कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वेरी, मैं कहूँगा नो, नॉट सॉल्युबल। उसके तुरंत पीपीटी बन जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा वैसे सॉल्युबल होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में, लेकिन पीपीटी अमाउंट ज़्यादा बनती है तो उसके लिए हम बोलते हैं नॉट सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल नहीं होता। तो एक्चुअली सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी एंड द लैटिस एंथैल्पी पे। आपके पास कोई भी कंपाउंड है, मैंने कहा कोई भी एक सॉल्यूशन ले रहे हो आप लोग, मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने वाटर ले लिया आपने, ठीक है, और ये वाटर लेने के बाद में आपने इसके अंदर, मैं कह देता हूँ कोई भी आपने NaCl का क्रिस्टल डाल दिया।
तो ठीक है, ये NaCl का या आपने किसी भी चीज़ का क्रिस्टल डाला, तो बेटा ये क्रिस्टल ऐसे ही तो बने हुए नहीं है, इनके अंदर कोई ना कोई फोर्स तो है। तो मैं कहूँगा कि ये कोई मेरे पास NaCl का क्रिस्टल है, तो एक क्रिस्टल के अंदर मैंने आपको याद है ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बताए थे आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल बनी होगी जो कि एक दूसरे से होल्ड है, तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, मैंने कहा था उनके बीच में इलेक्ट्रो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके लिए जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज भी करते हैं, और जो कौन सी एनर्जी रिलीज करते हैं, लैटिस एनर्जी को रिलीज करते हैं। और अगर आप इसको वाटर में सोल्यूबल करना चाह रहे हो तो आप क्या चाहते हो, ये एज इट इज बड़ा का बड़ा पीस तो रहेगा नहीं, आप चाहते हो उसके छोटे छोटे पीस हो जाए और वो सोल्यूबल हो जाए, अलग अलग हो जाए, दूर दूर हो जाए। तो ये चीज़ को आप ब्रेक करना चाहते हो, तो ब्रेक करने के लिए बेटा आपने जितनी उसने एनर्जी रिलीज की थी, मैं कहूँगा इसने एनर्जी रिलीज की थी लैटिस एनर्जी, तो जब तक उसको इतनी ही एनर्जी ना मिल जाए तब तक वो ब्रेक नहीं होने वाला। तो ये एनर्जी देगा कौन, आपको ये तो नहीं है ना कि पानी में डालोगे आप उसको हीट करना चालू करोगे, नहीं, आप तो सोलिबिलिटी देखते हो कि पानी में डाला और वो घुल रहा है नहीं घुल रहा तुरंत, तो उसके बेसिस पे देखते हो, तो वो डिपेंड करता है उसकी लैटिस एनर्जी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, कि अगर कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी, अगर उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, आपने हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when 1 mole of any crystal, when 1 mole of any crystal are mixed inside water, is mixed inside water। तो क्या होता है, अब ये एक क्रिस्टल था, इसको वाटर में डाला, तो वाटर में डालोगे तो बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके सराउंडिंग में क्या हो गए, इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे हो जाएंगे तो वो उसकी तरफ क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है सराउंडिंग में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो एनर्जी तो रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे इसके भी सराउंडिंग में जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो भी क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर कहीं पे हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तो उस केस के अंदर तो क्या होगा, मॉलिक्यूल सोल्यूबल होगा इनसाइड द वाटर, वो क्रिस्टल टूटेगा और वो अपना ब्रेक डाउन होकर उसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, तो वो सोल्यूबल होगा। लेकिन अगर कहीं पे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी लोअर रह जाती है उसकी लैटिस एनर्जी से, मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो वो एनर्जी कम है जितनी उसने रिलीज की थी, तो उस केस के अंदर वो उसको सोल्यूबल नहीं करेगा, कंपाउंड क्या होगा, इनसोल्यूबल फॉर्म में रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपाउंड सोल्यूबल कब होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, और जब हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है लैटिस एनर्जी तो उस केस में वो इनसोल्यूबल होता है। चलिए, ये तो था अबाउट द आयनिक कंपाउंड्स, कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ये चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली थी कल। आज जो हमें स्टार्ट करना था टॉपिक, वो हमें स्टार्ट करना है अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड। क्या स्टार्ट करना है, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टार्ट करना है। तो कोवलेंट बॉन्ड, दोज bonds which are formed by mutual sharing of electrons, मीन्स दोनों इक्वल नंबर ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग करवाते हैं, तो उस केस में वो क्या होते हैं, आपके कोवलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने डुप्लेट को पूरा करना चाहते हैं, तो दोनों के दोनों अपने डुप्लेट को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा लेंगे, और शेयर करवा लेंगे तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इक्वल अमाउंट में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके कोवलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप लोग कई बार देखते हो ना, मैं देखता हूँ बुक के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस लिखते हो, वो तो आप लिखते हो ब्लैक पेन से, है ना, क्वेश्चंस होते हैं ब्लैक से। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर आप लिखते हो ब्लू पेन से, है ना, ऐसे ही करते हो। तो कई बार एक बच्चे के पास मान लीजिए ब्लैक पेन नहीं है तो और एक के पास ब्लू पेन नहीं है, तो वो आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयर करते रहते हैं। सेम चीज़ आप लोग लंच लेके आए हो, एक स्टूडेंट के पास तो क्या है कि मैं कहूँगा सिर्फ चपातीज प्रेजेंट है, एक के पास
सिर्फ आपकी जो है मैं कहूँगा कोई भी वेजिटेबल वगैरह जो भी आप लेके आए हो, सब्जी लेके आए हो, वो प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करोगे, दोनों के दोनों आपस में म्यूचुअली शेयर कराओगे, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग्स कहलाती है। डन। तो वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड्स अब मैं आपसे ये कहूँगा 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल, एक होते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड और एक होते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। जहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो होते हैं जहाँ पे क्या होगा, ओनली in which both atoms shares both atoms shares one electron, जिसमें बोथ एटम क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करा रहे हैं। बोथ एटम शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन आर नोन एज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लाइक जैसे कि अभी हमने केस करा H2 का, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। डबल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग होते हैं, विच बोथ द एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास मैं कहूँगा बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन है दोनों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोशन में दूसरे के पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। लाइक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा नाइट्रोजन है, उसके पास भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करा रहे हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो वो केस क्या कहलाता है, आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। ये सारी बातें आप लोगों ने इन द क्लास 10th सब पढ़ा हुआ है। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टॉपिक की तरफ, और वो हमारा आता है क्या, कि कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो आर ऑफ 2 टाइप्स। मैं कहूँगा कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स ये 2 तरह के होते हैं। बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स इन द सेंस, अभी इनमें मैं सिग्मा या पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक तो होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या पोलर वर्ड यूज करते हो ना आप लोग, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो एक्चुअली पोलर या नॉन पोलर में एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लीजिए इफ द इलेक्ट्रॉन इज शेयर बिटवीन द 2 एटम्स विच आर, मैं कहूँगा विन विच द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप इज प्रेजेंट। If the electronegativity gap will be present, the compound will be the polar covalent bond. Like मैंने आपको बताया कि H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेयरिंग करवा रहे हैं ये, तो शेयरिंग करवा रहे हैं आपस में, तो ऑर्बिटल्स शेयर होकर बीच में शेयर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होने चाहिए। लेकिन आपका क्या होता है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये क्लोरीन की तरफ अगर शेयरिंग हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो थोड़ा सा क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस केस के अंदर इस पे तो आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जबकि इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम कहते हैं जो जहाँ पे बन जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पोल्स बन गए। और पोल्स बन गए तो उन बॉन्ड्स को हमने क्या बोल दिया, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा। ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, मैंने आपको बताया भी था लास्ट चैप्टर के अंदर कि इनके अंदर दोनों कैरेक्टर होते हैं। इनमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। आयनिक कैरेक्टर as well as covalent character both are present in the polar covalent bond. both ionic and covalent bonds, covalent character are present. क्लियर? तो उसके बेसिस पे आप बताएंगे। तो जब यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट दोनों है, तो आपको मैंने एक रीजन भी बताया था, मैंने बताया था अगर if electronegativity gap is greater than, change in electronegativity कुछ नहीं है, मैं कहूँगा electronegativity gap is greater than 1.9 होता है, तो कंपाउंड क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का होगा, आयनिक कैरेक्टर का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप स्मॉलर देन 1.9 होगा तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अगर वैल्यू इक्वल होगी तो उसमें वो 50% कोवलेंट होगा, 50% आयनिक कैरेक्टर का होगा। अगर हमें ये निकालना है कि कौन कितना कोवलेंट है, कौन कितना आयनिक कैरेक्टर का है, तो इसके लिए हमारे पास एक स्केल चलती है और वो होती है पॉलिंग स्केल। तो हम उस फॉर्मूला के यूज़ करके भी वहाँ से निकाल लेते हैं। तो लेकिन वो हमारी बाद में आएगी, पॉलिंग स्केल क्या होती है वो टॉपिक भी लिखवाऊंगा।
ठीक है। और दूसरा होता है बेटा आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स वो होते हैं जहां पे मैं कहूंगा कि एटम्स जो भी आप ले रहे हो उनके बीच में नेगेटिविटी गैप जीरो हो। व्हेन द नेगेटिविटी गैप इज जीरो बिटवीन द एटम्स, मैं कहूंगा डेल एन नॉट, या मैं कहूंगा डेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो कंपाउंड कैसा होगा, विल बी नॉन पोलर, उसमें कोई पोल जनरेट नहीं होगा। क्यों? लाइक मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, अब दोनों के दोनों इक्वली बीच में शेयर कराएंगे तो उसमें कोई भी बॉन्डिंग या कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा, और मैं कहूँगा वो पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे। यहाँ पे मैं टर्म अब थोड़ा सा आगे उसको लेके जा रहा हूँ, आप लोगों ने जहाँ से आपके लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और वो रहेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेटा आर ऑफ टू टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं। अगेन कहेंगे सर बार बार लिखवा रहे हो, 3 बार लिखवाया, 3 टाइप्स, फिर लिखवाया आपने 2 टाइप्स, अब फिर से लिखवा रहे हो 2 टाइप्स। तो बेटा एक्चुअली मेजरली अगर हम बात करते हैं तो वो तो था हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे, तो आपने कहा 3 टाइप्स के थे। नेगेटिविटी की टर्म में बात की कि नेगेटिविटी कम है ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे 2 टाइप्स के थे। और अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये बेटा डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल शेयरिंग, ये कौन से ऑर्बिटल आपस में शेयर कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये कितने तरह के होते हैं, आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे होते हैं पाई कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं बेटा जहां पे एटम्स जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब आपको पता है कि s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से आपने नाम सुने। s ऑर्बिटल के बारे में आपने सुना है, s ऑर्बिटल कैसे शेप का होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है ना। और d ऑर्बिटल के बारे में सुना है कि डबल डंबल शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो ये बेटा जब इस तरह से आपकी शेप होती है s की, p की, d की, तो इनके ऑर्बिटल्स किस तरह से प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे आपके पास s ऑर्बिटल है, जो s ऑर्बिटल है वो कैसा आता है, स्फेरिकल, इस तरीके से है, ठीक है। p ऑर्बिटल को मैंने याद करो क्लास में बताया था, डिस्कस किया था, तो p ऑर्बिटल की शेप इस तरह से दिखाई थी, डंबल शेप में, ठीक है। और d ऑर्बिटल की शेप की बात करते हैं तो d ऑर्बिटल की शेप बेटा याद हो तो डबल डंबल शेप में होती है, इस तरह से, है ना। और इसमें बताए थे पी एक्स वाई ऑर्बिटल होता है, पी वाई जेड ऑर्बिटल होता है, पी जेड एक्स होता है, पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, पी जेड डी की बात कर रहा हूँ, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द डी जेड स्क्वायर, इस तरह करके आपके ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये चीज मैंने आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस करी थी, है ना। तो यहाँ पे अब इन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग किस तरह से होती है तो मुझे वो शो करनी है। तो यहाँ पे बेटा मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटा अब मैं कहूँगा p के ऑर्बिटल, मैं कहूँगा d के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे एक तो s ऑर्बिटल्स के बारे में, एक बात करेंगे p ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। अगर आप s ऑर्बिटल की बात करते हो तो s ऑर्बिटल जैसा कि अभी बताया मैंने स्फेरिकल होता है। p के ऑर्बिटल याद करो, s का तो एक ही ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल है, और इसके नीचे एक बात कही जाती है कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये कैसे ऑर्बिटल होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल। क्यों, स्फीयर की कौन सी डायरेक्शन होती है, स्फीयर तो तीनों डायमेंशन में आपको पता है, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस ले लो, जेड एक्सिस ले लो, सभी डायरेक्शन में क्या होगा, एक जैसा ही होगा, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका ऑर्बिटल्स की अलग अलग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मैं कहूँगा ये 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं। एक होते हैं पी एक्स ऑर्बिटल होता है, एक होता है पी वाई ऑर्बिटल, और एक होता है पी जेड ऑर्बिटल। तो जो ऑर्बिटल इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो ऑर्बिटल होता है वो तो हो जाएगा बेटा पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। जो ऑर्बिटल इसका वाई एक्सिस के अलोंग है, मैं कहूँगा वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या होता है, पी वाई ऑर्बिटल, ठीक है। और अब ये एक क्या होगा, ये तो आपको पता है, एक लेफ्ट में दिखा दिया, एक अप टू डाउन दिखा दिया, लेफ्ट टू राइट और एक अप टू डाउन। एक बेटा स्क्रीन के अंदर से बाहर की तरफ आएगा ऑर्बिटल, मान लीजिए मैंने कहा कि ये ऑर्बिटल है, ये पीछे से ये आगे की तरफ, मतलब स्क्रीन में 3 डायमेंशन में,
तो ये जो ऑर्बिटल यहाँ पे होगा इसके अलॉन्ग, वो क्या होगा बेटा, pz ऑर्बिटल होगा। इसका क्या नाम होता है, pz ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिटल क्या हो गए, px, py एंड pz हो गया, 3 ऑर्बिटल हो गए। तो अब बात करता हूं मैं इनके ओवरलैपिंग की, इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी। ठीक है, तो बेटा ये एक तो है s ऑर्बिटल, ये रहा, एक है p ऑर्बिटल कोई भी, तो ये आपस में इस तरह से हैं, तो ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप करके ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे आपका, है ना, ओवरलैपिंग आराम से हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे मैं कहूँगा कि ये आपका p ऑर्बिटल ऐसा है और s ऑर्बिटल यहाँ से इससे जाके जुड़ना चाह रहा है, तो क्या वो इस तरह से जुड़ेंगे, ये इस तरह से, तो इस तरह से बेटा अटैचमेंट कभी भी नहीं होती। तो जब लोब्स जो होते हैं ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ी है, सेंटर पे थोड़ी है, ये तो वो आपको बोलते हैं ना नोड है, तो नोड से थोड़ी आपस में ओवरलैपिंग कराएंगे कोवेलेंट बॉन्ड में। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, ऑर्बिटल होगा, वहाँ पे ही तो करवाएगा ऑर्बिटल ओवरलैप। तो ऑर्बिटल और ऑर्बिटल यहाँ पे ये आपस में ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से, तो नोड की कभी भी बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये वाला बॉन्ड तो पॉसिबल है ना, ओवरलैपिंग, मैं कहूँगा ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इस वाली ओवरलैपिंग की बात करूंगा, तो ये वाली ओवरलैपिंग आपकी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो एटम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे एक तो होता है डायरेक्ट ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बॉन्डिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है फॉर्म बाय द डायरेक्ट ओवरलैपिंग, डायरेक्ट ओवरलैपिंग करके इस तरह से, जिसको मैंने आपको बताया अभी भी कि ये कैसे ओवरलैप कर सकते हैं, कि एक ऑर्बिटल s का था ऐसे, वो दूसरे p वाले से ऐसे ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैप करके इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये तो होती है डायरेक्ट ओवरलैपिंग। मैं कहूँगा दो p के ऑर्बिटल है, ये p का ऑर्बिटल है, ये p का ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर गया और ओवरलैप करके ये आपस में क्या बनाएगी, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगी। तो ये चीज़ें बेटा पॉसिबल है। तो ऐसी बॉन्डिंग डायरेक्ट ओवरलैपिंग के थ्रू होती है, इनको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ऐसी बॉन्डिंग जो कि आपकी क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग आपकी क्या होती है, कहलाती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या कहलाती है, पाई बॉन्ड कहलाती है। कहेंगे सर साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। अब बेटा आप एक बात सोचो, अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, तो मैंने एक सिंपल सी बात कही, स्ट्रक्चर एक बार समझो पहले, बाद में नोट कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा ये ऑर्बिटल है आपके पास, ये है px ऑर्बिटल, ठीक है, px ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे इस तरह से py ऑर्बिटल, और एक बनाया था मैंने यहाँ पे pz ऑर्बिटल, ये एक pz ऑर्बिटल है ना, इस तरीके से दिखाया था pz ऑर्बिटल। अब मैं एक और बार बनाता हूँ, एक ऑर्बिटल तो ये हो गया, एक दूसरा ऑर्बिटल ले लिया ऐसे ही। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये वाला भी px ले लिया, यहाँ वाला जो है py ऑर्बिटल बना देता हूँ मैं इसका, फिर से ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ py, और ऐसा ही एक और बना दिया यहाँ पे, ये pz ऑर्बिटल बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये सभी के सभी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है ना। मान लीजिए मैंने इनकी आपस में ओवरलैपिंग कराई, आपस में ये वाली ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इनके px के बीच में आपस में ओवरलैपिंग कराई, मान लीजिए एक दूसरे के पास लिया है स्ट्रक्चर को उठा के। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्ट्रक्चर को एक दूसरे के क्लोजर लाओगे, एक दूसरे से बॉन्डिंग कराओगे, तो उस दौरान क्या होगा बेटा, ये तो एक दूसरे से स्ट्रेटली अटैच हो गए, क्यों, px है। लेकिन याद करो, आपने कभी देखा है, एक प्रॉपर्टी होती थी ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल, नहीं थंब नहीं, मैं कहूँगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अपने हाथों में आप लोग बना सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड रूल, ये बात दोनों के दोनों बनाओ। तो अगर मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो आपने मिडल फिंगर्स को आपस में टच कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे होगे, तो यू विल फाउंड कि मिडल फिंगर तो आपका डायरेक्टली टच हो गया, लेकिन अब आपकी जो साइड फिंगर्स, जो फर्स्ट फिंगर है आपकी, या फिर मैं कहूँगा थंब है, तो ये फर्स्ट फिंगर और थंब जो हो गए वो आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, और एक दूसरे के पैरेलल मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे भी कहूँगा कि ये जो है
पी वाई और ये पी वाई ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, पैरेलल हो गए इस तरह से, दिस वन है ना। तो यहाँ पे इनकी जो ओवरलैपिंग अगर अकर करवाते हो पी वाई की, या फिर पी जेड ऐसे हो गए ना, इसके एक पी जेड ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक दूसरा पी जेड ऐसे होगा, जो कि स्क्रीन के अंदर से बाहर जेड एक्सिस के अंदर है, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग कराओगे। तो बेटा ये जो ओवरलैपिंग होती है जिसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे से साइड वाइज अटैच होते हैं, मैं कहूँगा ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, और ये आपस में अटैच होके नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस तरह से आपस में ओवरलैपिंग करवा रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ना बेटा, इसको बोला जाता है पाई बॉन्ड। क्या बोला जाता है? पाई बॉन्ड। अब आप लोगों को एक चीज सिखाई जाती है, वो ये होता है कि मान लीजिए आपके पास कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी आप कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो जो भी आप कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे, तो जैसे ही आप, मैं कहूँगा कि आप क्या है कि मैं कहूँगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो उनमें से बेटा एक बॉन्ड तो आपका क्या होगा, सिग्मा होगा, बाकी दो बॉन्ड कैसे हो गए, पाई हो गए। मैं कहूँगा हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड हमेशा आपस में ओवरलैप करेगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बना होगा। भाई पहली बॉन्डिंग जो भी होगी किसी के बीच में वो कैसी होगी, डायरेक्ट ओवरलैपिंग से होगी। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से होगी तो वो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जबकि अगर आपके पास कहीं पे दो कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनमें से एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। और अगर कहीं पे तीन कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनमें से एक बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड, और दो बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए मैंने कहा CH4 है, तो CH4 का आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना लिया, मैं कहूँगा, या मैं कहूँगा CH3 कोई ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो बेटा यहाँ पे बिटवीन द टू एटम एक ही बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सब सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है इंडिविजुअली। लेकिन अगर कहीं पे आपके एटम के बीच में दो बॉन्ड बन रहे हैं, व्हेन द डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एटम, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे कि वन ऑफ द बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकंड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा है, यहाँ पे ये भी सिग्मा है, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड सारे के सारे कैसे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये रटी रटाई टर्म है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। एक्चुअली इनके पीछे भी रीजंस होते हैं, इनके पीछे भी रीजंस होते हैं। रीजन क्या है, रीजन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर ले रहा हूं, मैं रैंडमली कोई भी एक स्ट्रक्चर लिया और मैं कहता हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बना रहा हूं, तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्यों है। अब इसके लिए टर्म पढ़ते हैं। मैं कहूँगा एक बेटा s ऑर्बिटल है और दूसरा s ऑर्बिटल है। अगर आप इसको कहीं से भी ओवरलैप करा लेना, आपस में टच करा लेना, आप इसको यहाँ से टच करवा लो, आप इसको पीछे से, तो इनमें सब में हमेशा क्या होगी, ओवरलैपिंग प्रॉपर वे में होगी। और s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल हमेशा मिलके सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, उनमें कोई दूसरा बॉन्ड बन ही नहीं सकता। s और s ऑर्बिटल आपस में कभी भी ओवरलैप करेंगे तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर कोई s ऑर्बिटल किसी p ऑर्बिटल से, मैं कहूँगा लाइक ये px ऑर्बिटल है, ठीक है, ये है px ऑर्बिटल, और आप px एक्सिस के अलोंग ही इसको बिलोंग करवा रहे हो, मतलब मैं कहूँगा कि ये ऑर्बिटल यहाँ से डायरेक्टली इसके पास आएगा, तो ये आपस में ओवरलैप करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहूँगा कि ये y एक्सिस के अलोंग आपस में जुड़ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये s ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर जुड़ने की कोशिश करेगा तो उनके केस के अंदर कोई भी बॉन्डिंग अकर नहीं होगी। तो ध्यान रखेंगे कि इस केस में बॉन्डिंग नहीं होती। तो s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल जब कभी भी x एक्सिस के अलोंग है, अलोंग x एक्सिस, तो ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। अगर s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल आपके किसी भी y या z एक्सिस के अलोंग आपस में मिलने की कोशिश करेंगे,
तो z एक्सिस के अलॉन्ग मिलने की कोशिश करेगी तो कहोगे कि नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली s ऑर्बिटल किसी py ऑर्बिटल से कंबाइन करना चाह रहा है अलोंग y एक्सिस, तो उस केस में आपको पता चलना चाहिए कि ये आपको पता है ये y एक्सिस का ऑर्बिटल है p का इस तरह से, और यही से कोई ऑर्बिटल s का आ रहा है इससे कंबाइन करने के लिए, तो ये s और ये वाला py आपस में एक दूसरे से ओवरलैप कर लेंगे इजीली, ये इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर यही वाला s ऑर्बिटल इस तरफ से आने की कोशिश करेगा तो इस तरफ से इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, अगर s ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलोंग आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये वाले s ऑर्बिटल एंड py ऑर्बिटल किसी x एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग एक दूसरे से कंबाइन होने की कोशिश करेंगे तो इनके बीच में नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर? सेम थिंग विल हैपन अलोंग द z एक्सिस, s प्लस में pz अलोंग z एक्सिस है तो उस केस में इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर s ऑर्बिटल रिगार्डिंग विद pz है लेकिन x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग है तो उस केस के अंदर इनके बीच में भी क्या होगा, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म। डन। तो इस तरह से आपके ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आती है कि उनमें बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा। अब बात करता हूँ पाई बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा। तो बेटा मैं पाई बॉन्ड्स की तरफ चलता हूँ। तो पाई बॉन्ड्स में मैं कहूँगा कि मेरे पास पाई बॉन्ड बनाना है। तो पाई बॉन्ड याद रखना, एस ऑर्बिटल और पी के बीच में कभी भी पाई बॉन्डिंग नहीं बन सकती, क्योंकि पाई बॉन्डिंग कहाँ पे बनती है बेटा, आपके ऑर्बिटल जहाँ पे आपके मैं कहूँगा कि ये अवेलेबल इस तरह से अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाए थे ना थोड़े से, कि दो ऑर्बिटल है एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो उस केस में आपका पाई बॉन्ड बनता है, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनता। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ फिर से कि पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। और साइड वाइज ओवरलैपिंग करवाने के लिए बेटा कम से कम दो ऑर्बिटल चाहिए, कौन से, पी के। तो पी के ही ऑर्बिटल्स के बीच में आपस में पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ मैं कहूँगा जो डंबल शेप है, पी पी हो सकते हैं, पी डी हो सकते हैं, उनके बीच में भी बनता है बेटा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किसके लिए बनता है, फॉर द डंबल शेप ऑर्बिटल्स। जो एस ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल कभी भी नेवर शोज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना। अब यहाँ पे मैं कहूँगा पाई बॉन्ड्स की बात कर रहा था, तो बेटा आप लोगों के पास मान लीजिए एक ऑर्बिटल ऐसे है इस तरह से, पी एक्स है, दूसरा एक और है ऑर्बिटल, वो भी आपका क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है। तो ये एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, और ओवरलैपिंग करवाएंगे तो उस केस में ऑर्बिटल कैसे हो गए, ओवरलैपिंग दिस वन, आराम से ओवरलैप कर जाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग में करवा रहे हैं तो आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी, और कैसा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। लेकिन अगर मान लीजिए इनके px का जो ऑर्बिटल है, मैं कहूँगा px का ऑर्बिटल बेटा ऐसे था, ये px हो सकता है हम x एक्सिस इसको मान ले इस तरफ, और दूसरा जो है px ऑर्बिटल ऐसे ही है, और मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, अलोंग y एक्सिस, इनकी y एक्सिस के अलोंग आपस में कंबाइन करवा रहा हूँ। तो उस केस में ये कैसे करेंगे बेटा, y एक्सिस के अंदर एक दूसरे से इस तरीके से टच करेंगे, है ना, y एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को पैरेलली टच करेंगे, और जब पैरेलली टच करेंगे तो उस केस में क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। डन। लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैं इसी तरह से ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहा हूं, तो याद रखोगे तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग चीजें नोटिस करने में आ रही है, और वो क्या आ रही है कि आप लोग नोटिस क्या कर रहे हो यहाँ पे कि व्हेन px एंड px ऑर्बिटल आर ओवरलैपिंग अलोंग x एक्सिस, तो क्या बनाता, सिग्मा बॉन्ड बनाता। अगर px एंड px को आप ओवरलैप करवा रहे हो अलोंग y एक्सिस और z एक्सिस, तो उस केस में बेटा ये एक दूसरे से पैरेलली अटैच हो गए, और पैरेलली अटैच हो गए तो ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा।
सेम थिंग विल बी हैपन इन द केस ऑफ पी वाई एंड पी वाई। अगर पी वाई को आपस में आप वाई एक्सिस के अलोंग ही आपस में ओवरलैप करवाओगे तो उनके बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अगर पी वाई को ही आप लोग अटैच करवाओगे अलोंग एक्स और द जेड एक्सिस तो उस केस के अंदर आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली पी जेड एंड पी जेड ऑर्बिटल्स है, अगर आप उनको जेड एक्सिस के अलोंग ही कंबाइन करवाओगे तो आपका बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, जबकि पी जेड एंड पी जेड को ही अगर आप क्या करवाओगे अलोंग एक्स और वाई एक्सिस आप अटैच करवाओगे तो उस केस में क्या बनेगा बेटा, आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, नोट कर लेना ये बात। दूसरी बात, अगर आपने पी एक्स एंड पी वाई ले लो या फिर पी एक्स एंड पी जेड ले लो, पी वाई एंड पी जेड ले लो, इनमें से किसी को भी एक्स एक्सिस ले लेना चाहे वाई एक्सिस ले लेना, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में इनको कंबाइन करवाने की कोशिश करोगे तो कभी भी कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ये आपस में कभी ओवरलैप कर ही नहीं सकते, पैरेलल भी नहीं कर सकते, डायरेक्टली भी नहीं कर सकते। बिकॉज आप लोग खुद समझने की कोशिश करिए, मैंने बताया ना, अपने हाथों में एक तो बना लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बना के देख लो, एक बार राइट हैंड बना लो, और उसमें से आप सोच के देखो कि आप इन उंगलियों को किस तरह से भी किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग जोड़ रहे हो। मैं कहूँगा एक कोई भी एक्स एक्सिस ले लो, तो एक्स एक्सिस के अंदर आप कभी भी एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जोड़ ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि पी वाई वाला पी जेड से जुड़ जाए या पी जेड वाला पी एक्स से जुड़ जाए, तो बेटा ना तो साइड वाइज में ओवरलैपिंग हो सकती है इनकी, ना ही इनकी डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो सकती है। एक दूसरे को डायरेक्टली या साइड वाइज कभी भी ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब सभी के सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में या तो सेम एक्सिस के बीच में सेम वो हो ऑर्बिटल्स, तो उसमें तो आपके बॉन्ड बन जाएंगे, अदरवाइज बाकियों के लिए इनके कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस चीज का आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये होता है बेटा अबाउट द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड्स, कि सिग्मा बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से इनकी फॉर्मेशन करनी है। तो वो सारी टॉपिक्स को हमने अभी डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात है तो पूछ सकते हैं, वरना आज के लिए हम इतनी ही क्लास करेंगे। कुछ बच्चे तो बीच में गायब भी हो गए हैं, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है।